इस वीडियो में हम रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में समझेंगे, जो एक ऐसी अभिक्रिया है जो हमें बहुत सामान्य रूप से देखने को मिलती है। जैसे पौधों की पत्तियों में होने वाला प्रकाश संश्लेषण रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसी तरह फ़ोन या लैपटॉप की बैटरी के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, जिससे हमारे फ़ोन या लैपटॉप को पावर सप्लाई होती है, यह भी रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। और हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें शर्करा के टूटने से हमें विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है, यह भी रेडॉक्स अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो चलिए इस वीडियो में इन अभिक्रियाओं के बारे में विस्तार से समझते हैं। संक्षेप में कहें तो कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन यानी अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक ही समय में यानी एक ही साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी ऑक्सीजन के योग को ऑक्सीकरण कहा जाता है। जैसे इस अभिक्रिया को देखिए, इसमें मैग्नीशियम में ऑक्सीजन के जुड़ने से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, यानी यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन में ऑक्सीकरण के बिल्कुल विपरीत होता है, यानी अपचयन में ऑक्सीजन निकल जाती है। जैसे इस अभिक्रिया को देखिए, यहाँ जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे हमें जिंक धातु और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि शुरू में ऑक्सीजन जिंक के साथ जुड़ी हुई थी और ये दोनों जिंक ऑक्साइड के रूप में थे, लेकिन अभिक्रिया होने पर इससे ऑक्सीजन निकल जाती है। चूँकि यहाँ ऑक्सीजन जिंक से अलग हो रही है, इसलिए यहाँ जिंक का अपचयन हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण और अपचयन की यह परिभाषा ऑक्सीजन के संदर्भ में है। हम ऑक्सीकरण और अपचयन को हाइड्रोजन के संदर्भ में भी परिभाषित कर सकते हैं। और हाइड्रोजन के संदर्भ में ऑक्सीकरण की परिभाषा ऑक्सीजन के संदर्भ में ऑक्सीकरण की परिभाषा से बिल्कुल विपरीत होती है। कैसे? तो जब ऑक्सीजन जुड़ती है तब हम इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इसी प्रकार जब हाइड्रोजन अलग होती है तब इसे भी हम ऑक्सीकरण ही कहते हैं। जैसे इस अभिक्रिया को देखिए, यहाँ मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अणु मिलते हैं। यहाँ मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बनी गैस है, लेकिन जब इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तब हाइड्रोजन कार्बन से अलग हो जाती है और उसके स्थान पर ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ जाती है, जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। चूँकि यहाँ हाइड्रोजन कार्बन से अलग हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन में इसके विपरीत होता है, यानी अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ती है, ना कि अलग होती है। इस प्रकार हाइड्रोजन के संदर्भ में अपचयन की परिभाषा भी ऑक्सीकरण के संदर्भ में अपचयन की परिभाषा के विपरीत है। यानी जब ऑक्सीजन अलग होती है या जब हाइड्रोजन जुड़ती है तब अपचयन होता है। जैसे इस अभिक्रिया को देखिए, जिसमें हाइड्रोजन सल्फर में जुड़ रही है, इसलिए यहाँ सल्फर का अपचयन हो रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और रेडॉक्स अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, जिसकी कार्बन के साथ अभिक्रिया होने पर हमें जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलते हैं। अब यदि यहाँ हम जिंक को देखें तो शुरू में जिंक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा था और दोनों जिंक ऑक्साइड अणु के रूप में थे, लेकिन अभिक्रिया होने पर ऑक्सीजन जिंक से अलग हो जाती है और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के अलग होने को अपचयन कहा जाता है, यानी यहाँ जिंक का अपचयन हो रहा है। इसी तरह यदि हम कार्बन को देखें तो शुरू में कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन अभिक्रिया होने पर ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब चूंकि इस पूरी अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए हम इसे रिडक्शन ऑक्सीडेशन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। यदि आप इसे समझ गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और अभिक्रियाएं देखते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ अभिक्रियाएं हैं और इन अभिक्रियाओं में हमें यह पता लगाना है कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इस पहले समीकरण में कार्बन की आयरन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है, जिससे हमें आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि कार्बन पहले अकेले था, लेकिन अभिक्रिया होने पर ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाती है और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के जुड़ने को ऑक्सीकरण कहा जाता है।
इसका मतलब यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी तरह यदि आयरन को देखें तो शुरू में आयरन ऑक्सीजन के साथ आयरन ऑक्साइड के रूप में था, लेकिन अभिक्रिया होने पर ऑक्सीजन आयरन से अलग हो जाती है और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के अलग होने को यानी ऑक्सीजन की हानि को अपचयन कहा जाता है। यानी यहाँ आयरन का अपचयन हो रहा है। अब चूंकि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में एक साथ हो रहे हैं, इसलिए यह रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। चलिए अगली अभिक्रिया को देखते हैं। यहाँ NH3 यानी अमोनिया ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे हमें नाइट्रोजन और HBr मिलते हैं। अब यदि यहाँ हम नाइट्रोजन को देखें तो शुरू में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, यानी ये अमोनिया के अणु के रूप में थे, लेकिन अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अलग हो जाती है और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के अलग होने को यानी हाइड्रोजन की हानि को ऑक्सीकरण कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन की हानि यानी -H2 को ऑक्सीजन के संदर्भ में +O2 के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, इसलिए हाइड्रोजन के निकलने को भी ऑक्सीकरण कहा जाता है। इस प्रकार इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ब्रोमीन को देखिए। अभिक्रिया के पहले ब्रोमीन किसी भी चीज़ के साथ नहीं जुड़ा था, लेकिन अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन ब्रोमीन में जुड़ जाता है। चूँकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ ब्रोमीन का अपचयन हो रहा है। इस प्रकार इस अभिक्रिया में भी ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो रहे हैं, इसलिए यह भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। यहाँ हाइड्रोजन के जुड़ने यानी +H2 को ऑक्सीजन के संदर्भ में -O2 के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन कहलाता है, इसलिए हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन होता है। चलिए अगला रासायनिक समीकरण देखते हैं। इस समीकरण में मैग्नीज ऑक्साइड HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे हमें MnCl2, H2O और Cl2 यानी क्लोरीन मिलते हैं। इस अभिक्रिया में मैग्नीज आरंभ में ऑक्सीजन के साथ संयोजित था, लेकिन अभिक्रिया होने पर ऑक्सीजन इससे अलग हो जाती है, यानी यहाँ ऑक्सीजन की हानि हो रही है, इसलिए यहाँ मैग्नीज का अपचयन हो रहा है। इसी तरह क्लोरीन पहले हाइड्रोजन के साथ जुड़ी थी, लेकिन अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन क्लोरीन से अलग हो जाता है, यानी यहाँ हाइड्रोजन की हानि हो रही है और हाइड्रोजन की हानि का होना ऑक्सीजन के योग के समान है, इसलिए यह ऑक्सीकरण है, यानी यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब चूंकि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों इस अभिक्रिया में भी एक साथ हो रहे हैं, इसलिए यह भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया में हम देख सकते हैं कि शुरू में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोजित नहीं थी, बल्कि यह क्लोरीन के साथ संयोजित थी, लेकिन अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर जल का अणु बनाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है? यह एक अच्छा प्रश्न है, लेकिन ध्यान रखें कि वास्तव में यहाँ न तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है और न ही ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। इस बात को समझने के लिए हमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की नई परिभाषा को समझना होगा, जो इलेक्ट्रॉन की हानि और इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति के संदर्भ में है। हमने इसके बारे में एक अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा की है, इसलिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण क्यों नहीं हो रहा है। अब इन अभिक्रियाओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया हमेशा एक युग्म के रूप में होते हैं, हमेशा एक साथ होती हैं। इसका मतलब है कि यदि किसी अभिक्रिया में किसी चीज़ का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो वहाँ किसी अन्य चीज़ का अपचयन भी अवश्य हो रहा होगा। जैसे इस अभिक्रिया को देखिए, इसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ संयोजित हो रही है, इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन यहाँ अपचयन किसका हो रहा है? तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। अब हो सकता है कि आप सोचें कि यहाँ ऑक्सीजन का अपचयन कैसे हो रहा है, तो इसे समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन की हानि और इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति के संदर्भ में ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा को समझना होगा। और जैसा कि हमने अभी बताया था, हमने इसके बारे में एक अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा की है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप उस वीडियो को अवश्य देखें। लेकिन इस उदाहरण के माध्यम से मैं बस इतना बताना चाहता था कि ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा एक साथ होते हैं।
मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं।